जुलाई में भारी बारिश से इस साल नॉर्थ इंडिया में बहुत नुकसान हुआ है और वहीं अगस्त में बहुत कम बारिश देखने को मिली। ऐसा क्यों? इस साल को एल नीनो वर्ष बोला जा रहा था और ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि एल नीनो ईयर में इंडिया में बरसात बहुत कम होती है। पर फिर भी इस साल जुलाई में इतनी बारिश क्यों हो रही है? जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी यमुना का वाटर लेवल बढ़ने से रेड फोर्ट के आसपास फ्लडिंग की सिचुएशन भी आई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स और ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि एल नीनो क्या है और इतनी भारी बारिश की वजह क्या रही। पर सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में बारिश कैसे होती है। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून विंड से इन्फ्लुएंस होता है। अब ये मॉनसून विंड्स क्या होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अब अप्रैल और मई के मंथ्स में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली चमकता है। इस वजह से लैंड एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एयर जो लैंड के जस्ट ऊपर होती है वो भी हॉट हो जाती है। गर्म हवा वेट में लाइट होती है और ऊपर राइज करती है, जिससे लैंड के पास लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं लैंड के कंपैरिजन में वाटर धीरे हीट अप होता है। अब इस वजह से जो इंडियन लैंडमास के साउथ में इंडियन ओशन है वहाँ हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वाटर धीरे हीट होता है, वो कंपैरेटिवली कोल्ड होगा और वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। अब जो लैंड पर जो लो प्रेशर एरिया है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही विंड्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। अब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो विंड्स आ रही हैं ये जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करते ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करने लगती हैं और इस तरह साउथ वेस्ट मानसून केरला कोस्ट पर टकराता है और ये लगभग 1 जून तक केरला पे पहुंच जाता है। केरला पहुंचकर ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक अरेबियन सी ब्रांच होती है और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। अरेबियन सी ब्रांच मुंबई पहुंचती है लगभग 10 जून के आसपास और वहीं बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुंचती है आसाम जून के फर्स्ट वीक में। नॉर्थ ईस्ट में जो हाई माउंटेन्स हैं वो मॉनसून विंड्स को वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे विंड्स गंगा के प्लेन्स की तरफ मूव कर जाती हैं। वहीं मिड जून तक अरेबियन सी ब्रांच सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में और भारत के सेंट्रल पार्ट्स में पहुंच जाती हैं और ये दोनों ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच मिलती हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। दिल्ली को बारिश बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है, जो कि लगभग जून एंड तक वहाँ पहुँच जाती है और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मॉनसून वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में भी पहुँच जाता है और मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में। अब हम समझते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एक वेदर सिस्टम है जो कि हर 3 से 7 साल में देखने को मिलता है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाढ़, सूखा या बहुत से अलग दूसरे मौसम के एक्सट्रीम कंडीशंस को लेकर आता है। इसका इंडिया में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। अब हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। अब ये ट्रेड विंड्स साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर जो वार्म वाटर होता है उसको एशिया की तरफ ड्रिफ्ट कर देती हैं और इस वार्म वाटर को रिप्लेस करता है ओशन के नीचे जो कोल्ड वाटर होता है। और इस प्रोसेस को, जो ये वाटर का रिप्लेसमेंट होता है कोल्ड वाटर से, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग से गहरे पानी से ज़रूरी तत्व और फाइटोप्लैंक्टन्स ऊपर आ जाते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स फिश का खाना होते हैं और इससे फिश की पॉपुलेशन बढ़ती है। अल्टीमेटली अपवेलिंग साउथ अमेरिकन फिशरमैन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब एल नीनो के टाइम पर ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं और वार्म वाटर वापस पुश हो जाता है साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की तरफ। इससे वार्म ओशियन करंट डेवलप होता है पेरू के कोस्ट पर, जो कि कोल्ड पेरुवियन करंट को रिप्लेस करता है और पेरुवियन कोस्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अब ये जो समय समय पर वार्म वाटर का होना पैसिफिक ओशियन में, इसको सबसे पहले नोट किया था साउथ अमेरिकन मछुआरों ने 1600s में और ये प्रोसेस पीक पर होता है दिसंबर के अराउंड।
अब जैसा कि हमने जाना कि इस वार्म करंट से टेम्परेचर राइज होता है पेरुवियन कोस्ट का। बढ़े हुए टेम्परेचर से एयर भी वार्म होती है, वार्म एयर लाइट होती है वेट में और लो प्रेशर एरिया बन जाता है पेरुवियन कोस्ट पर, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश और फ्लड्स आते हैं। और इसकी वजह से जहाँ साउथ अमेरिका में फ्लड्स आते हैं और अपवेलिंग भी नहीं होती है, और क्योंकि अपवेलिंग नहीं होती तो इससे फिशरमैन को बहुत नुकसान होता है। अब जहाँ पेरुवियन कोस्ट पर फ्लड्स आ रहे थे वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, वहाँ सूखा पड़ जाता है। एल नीनो से पूरे वर्ल्ड में ही वेदर के एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलते हैं और एल नीनो की वजह से ही इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में रेनफॉल कम होती है। इंडिया की बात करें तो पेरुवियन कोस्ट पर लो प्रेशर एरिया बनने से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया की तरफ आनी थी वो पैसिफिक ओशन की तरफ ड्रिफ्ट कर जाती हैं, क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी। इसी कारण से इंडिया का मानसून एल नीनो ईयर में वीक हो जाता है। इंडियन मानसून एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि बहुत से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स से प्रभावित होता है और एल नीनो इनमें से एक एक्सटर्नल फैक्टर है। पर एल नीनो अकेले सारे मॉनसून में वेरिएशंस नहीं लाता, और भी अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिया के पिछले 132 सालों के रेनफॉल ट्रेंड्स बताते हैं कि ड्रॉट और ड्रॉट जैसी कंडीशंस हमेशा एल नीनो ईयर्स में देखने को मिली है। क्योंकि इस साल को एल नीनो ईयर बताया जा रहा था तो माना जा रहा था कि इंडिया में रेनफॉल कम होगी, और अगस्त में हमें ऐसा देखने को मिला भी है। पर फिर भी जुलाई में नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल देखने को क्यों मिली? इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, उससे पहले हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। विंटर्स के टाइम में अर्थ सरफेस के 3 किलोमीटर के ऊपर के एटमॉस्फेयर में एयर सर्कुलेशन का एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। इन दिनों वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में लगभग 9 to 13 किलोमीटर्स की हाइट पर वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ विंड्स चलती हैं, जिनको हम वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। वेस्टर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट से चलती हैं। ये विंड्स पूरे एशिया में हिमालयस के नॉर्थ में चलती हैं और तिब्बतन हाईलैंड के लगभग पैरेलल होती हैं। इन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। तिब्बतन हाईलैंड्स जो हैं इनके रास्ते में एक बैरियर का काम करते हैं और इससे ये जेट स्ट्रीम डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच तिब्बतन हाईलैंड के नॉर्थ में जाती है और दूसरी सदर्न ब्रांच हिमालयास के साउथ में ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है। यही सदर्न ब्रांच इंडिया के विंटर्स को अफेक्ट करती हैं। वहीं विंटर्स में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, और ये विंटर्स में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के साथ इंडिया में एंटर करते हैं। और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये विंड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर्स में रेनफॉल लेकर आती हैं। पर इस साल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ही इरेगुलर थे। दिसंबर और जनवरी में बहुत ही कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहुंचे इंडिया तक, वहीं फरवरी में कम्प्लीटली एब्सेंट थे। और इसी कमी को कंपनसेट करने के लिए जुलाई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ इंडिया में एंटर हुए, जबकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का टाइम है ही नहीं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इस टाइम पे जुलाई के टाइम पे आने का एक कारण जो बोला जा रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून का कंबाइंड इफेक्ट था जो हमको नॉर्थ इंडिया में जुलाई के मंथ में हेवी रेन्स के थ्रू देखने को मिला। अब हिमाचल में हुए लैंडस्लाइड्स पर देखें तो इसका कारण भारी बारिश के अलावा हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हैं। हिल्स बहुत ही सेंसिटिव जोन्स होते हैं और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए रॉक्स को कट करना अल्टीमेटली उनको वीक ही बनाता है और इससे डिजास्टर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जोशीमठ का धंसने का भी एक सबसे मेन कारण इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी। अब सवाल हमें खुद से करना होगा कि क्या हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश हैं कि अपने आज के विकास के लिए हम उस प्रकृति का सम्मान भी नहीं कर रहे जिसने हमें यहाँ जीवित रहने के लिए सारे सोर्सेज दिए हैं। अब समय आ चुका है कि हम अपनी उन प्रैक्टिसेस को बदलने पर विचार करें जो हमारे फ़ायदे से ज़्यादा हमारे क्लाइमेट को नुकसान कर रही हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को ही प्रभावित करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।